हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, हमने मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव और गेमिटोजेनेसिस पूरा कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम सारा कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक है, अब जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये करेक्टरिस्टिक फीचर मतलब स्पेशल फीचर है ह्यूमन फीमेल्स का। ह्यूमन फीमेल्स के अलावा ये एप वगैरह में होता है, बाकी किसी में नहीं होता। ठीक है, बाकी हमारे पास जो भी जैसे काउ बुफेलो वगैरह होती हैं, उनमें इस्ट्रस साइकिल रन करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रन नहीं करता। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये करेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, ह्यूमन फीमेल्स का। ठीक है, अब जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन करेंगे हम, पूरी डिटेल A to Z करेंगे। इसके फेजेस हैं, कब स्टार्ट होता है, कब एंड होता है, और इसके क्या पर्टिकुलर फीचर्स है, वो हम करेंगे। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये स्टार्ट होता है आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी, या हम बोल दें कि 12 से 14 इयर्स की जब फीमेल्स हो जाती हैं, उनमें स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं, मेनार्क। इनिशिएशन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, 12 से 14 साल की जब लड़कियां हो जाएंगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, उस पर्टिकुलर पीरियड या उस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलेंगे, मेनार्क। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि होल लाइफ जब तक सर्वाइवल है किसी भी फीमेल का, तब तक ये साइकिल कभी भी रन नहीं करता। इसका एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, 12 से 14 साल में स्टार्ट होता है, और 45 टू 55, 55 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 45 टू 50 ईयर्स, हार्डली ये 45-46 ईयर्स तक ही रन करती है। 45-46 ईयर्स तक मेंस्ट्रुअल साइकिल रन करती है, उसके बाद कंप्लीटली टोटली स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मीनोपॉज। ठीक है, मिनार्क ये ऑब्जेक्टिव आया है, मैंने देखा है। मिनार्क क्या होता है, मेनोपॉज का खैर नहीं आया क्योंकि ये कॉमन सा है, मिनार्क का आता है। तो मिनार्क क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है तो हम क्या बोलते हैं, मिनार्क। मिनोपॉज जब कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, देखो साइकिल का मतलब क्या है। साइकिल आपने देखा होगा, साइकिल जिस तरह इस साइकिल में टायर होते हैं, मतलब ये साइक्लिक इवेंट में चलती है, रिपीटेड वे में चलती है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में एक ही बार चलेगी। इसको हम मंथली साइकिल भी बोलते हैं। हर मंथ में ये पूरी साइकिल रिपीटेड वे में चलती है। ठीक है, अब रिपीटेड वे में क्या क्या चलता है वो मैं इसके फेजेस में आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज बार बार रिपीट होती है। साइकिल से आप याद रख लो, ये हर मंथ में रिपीट होती है, मंथली साइकिल बोलते हैं इसको। ठीक है, 28 डेज साइकिल बोलते हैं, 28 डेज की ही मोस्टली होते हैं, 28 to 35 ये वेरी करती है। ह्यूमन हर एक फीमेल पे वेरी करती है, किसी किसी में 26 डे भी हो जाती है, किसी किसी में 32-34 डेज तक भी जाती है। ठीक है, बहुत वेरिएशन शो करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक्चुअल में बेनिफिट क्या होता है, ये क्यों मतलब फीमेल में रन क्यों करती है। ये जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसको प्रिपेयर करती है फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, मतलब जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या क्या है, ओवरीज हैं, फेलोपियन ट्यूब है, देन यूट्रस है, और वेजाइना और सर्विक्स है। तो पर्टिकुलरली ये यूट्रस को प्रिपेयर करती हैं फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी। फर्टिलाइजेशन तो होगी फेलोपियन ट्यूब में, प्रेगनेंसी के लिए कि किस तरह से बच्चे को इम्प्लांट करना है, बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है, बच्चे की डेवलपमेंट करवानी है। इसके लिए रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पर्टिकुलरली यूट्रस को प्रिपेयर किया जाता है, पहले से ही प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो बच्चे को डेवलप करवा सके। ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या करती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को प्रिपेयर करती है फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी के लिए। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती, जैसे अनमैरिड फीमेल है, प्रेगनेंसी नहीं अचीव होती, तो उनमें वजाइनल ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ब्लीडिंग होती है, ब्लड लॉस होता है। ये भी वेरी करता है, कुछ एक फीमेल्स में 3 डेज का भी होता है, कुछ एक फीमेल में 5 to 6 डेज तक जाता है। हाईली वेरिएशन होती है इसमें भी। तो पीरियोडिक वेजिनल ब्लीडिंग होती है इसमें। और प्रेगनेंसी जब अचीव हो जाती है किसी भी फीमेल में, जब प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है तो वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होती। ठीक है, वेजाइनल ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होती। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है आफ्टर मीनोपॉज, मतलब 45 ईयर्स के बाद। कुछ फीमेल्स में 45 ही इसका टाइम पीरियड होता है, कुछ में 46, कुछ में 50-55 हार्डली जाता है। ठीक है, उसके बाद ये साइकिल बिल्कुल रुक जाती है, बिल्कुल भी रन नहीं करती। ठीक है, अब हम करते हैं इसके फेजेस।
अच्छा, अब जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस हैं हमारे पास, ये डिफरेंट जो फेजेस हैं, 4 फेजेस, ये समझने जरूरी है। ठीक है, इन सारे फेजेस में पूरा हार्मोन्स का ही पूरा कंसेप्ट है। पूरे हार्मोन्स किस तरह से, कौन सा हार्मोन का लेवल रेज हो रहा है, किस हार्मोन का लेवल कम हो रहा है। ठीक है, रेज होने से क्या होगा, कम होने से क्या है, ये सारा हमने इनके फेजेस में करना है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हमारे पास 4 फेजेस हैं। पहला फेज है फॉलिक्यूलर फेज, दूसरा है ओव्यूटरी फेज, तीसरा है ल्यूटियल फेज और चौथा है मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, जो फॉलिक्यूलर फेज है उसका दूसरा नाम है प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज जो हमारे पास या तो 10 डेज तक रन करता है या 10 to 12 डेज, ये ह्यूमन फीमेल्स में वेरी करता है, या 10 दिन तक या 10 से 12 दिन तक। ठीक है, अगर वो 10 दिन का होगा तो ये 1 से 3 दिन का होगा, अगर वो 12 दिन का होगा तो ये 1 दिन का फेज जो है रन करता है, ओव्यूटरी फेज। ल्यूटियल फेज हमारे पास उसी तरह 10 से 12 दिन या 12 से 14 दिन का होगा। मेंस्ट्रुअल फेज 3 to 5 या 3 to 6 डेज का रन करता है। अब हम बात करते हैं पहले फॉलिक्यूलर फेज की। फॉलिक्यूलर फेज में होता क्या है, जैसे मैंने आपको हार्मोनल कंट्रोल कर बताया था, हमारे बॉडी में रिकॉग्नाइज करता है चेंजेस कौन, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस किसको आगे देता है अपना स्टिमुलस, हाइपोथैलेमस देता है पिट्यूटरी को। ठीक है, हाइपोथैलेमस ने हमारी बॉडी में चेंजेस को रिकॉग्नाइज किया, उसने स्टिमुलेट किया पिट्यूटरी ग्लैंड को। जब पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब रिलीज किए तो ओवरी में, जो आपको इस तरह से मैंने टीएस ऑफ ओवरी कराई थी, मैंने बताया था ये फॉलिकल्स थे, छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने आके इन फॉलिकल्स पे एक्ट किया, 4 से 5 फॉलिकल मैच्योर होना शुरू हुए, एक ही बड़ा फॉलिकल बनेगा, बाकी डीजनरेट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फॉलिकल को स्टिमुलेट किया। फॉलिकल स्टिमुलेट होने का मतलब उनकी मैच्योरिटी कराना शुरू की, उनको बड़ा कराना शुरू किया। ठीक है, तो जब ये फॉलिकल बड़े बड़े हो गए तो इनको हमने क्या बोला, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, जब फॉलिकल मैच्योर हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। और मैच्योर किसके इन्फ्लुएंस के अंडर हुआ है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, अब जब ग्राफियन फॉलिकल बन गया, मतलब हमारे पास मैच्योर हो गया है फॉलिकल, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल रिलीज करेगा ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या है, एक फीमेल हार्मोन है। अब जब ईस्ट्रोजन रिलीज हुआ, ईस्ट्रोजन क्या कराना शुरू कर देगा, एंडोमेट्रियम थिकनिंग। जो यूट्रस है, यूट्रस में एंडोमेट्रियम मतलब जो यूट्राइन वॉल है, अगर मैं आपको बताऊं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट था ना, ये यूट्रस है, यहाँ से फेलोपियन ट्यूब्स अराइज हो रही हैं। ठीक है, यहाँ ओवरीज हैं, ये वाली ये जो पोर्शन है इसको मोटा थिक कराना शुरू कर देगा। थिक कैसे होगा, यहाँ ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी और इसी के साथ साथ ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। करवा कौन रहा है, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम थिकनिंग करवाएगा, उसके साथ ब्लड वेसल्स और ब्लड को इंक्रीज करवाएगा। उसके बाद दूसरा काम उसका क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ था उसको इनहिबिट कराएगा, उसको रोकना शुरू कर देगा। ठीक है, तीसरा काम क्या है एस्ट्रोजन का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच को इंक्रीज कराएगा, एलएच की कंसंट्रेशन को रेज करवाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो फॉलिक्यूलर फेज में सबसे पहले एफएसएच रिलीज हुआ जिसने फॉलिकल को मैच्योर कराया, ग्राफियन फॉलिकल। जब ग्राफियन फॉलिकल बन गया तो ग्राफियन फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल से ईस्ट्रोजन को रिलीज कराया। ईस्ट्रोजन क्या कराएगा, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग कराएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट कराएगा और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इंक्रीज करवाएगा। ठीक है, ये काम पूरा कितने दिन में होगा, 10 दिन या 10 से 12 दिन में। उसके बाद जो अगला फेज है ओव्यूटरी फेज। ओव्यूलेशन क्या होता है, जब मैंने टीएस ऑफ ओवरी करवाया था आपको बताया था ग्राफियन फॉलिकल जो है उसमें से ओवा जो है रिलीज हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ये अप्रोक्सीमेटली 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 13 से 15 डेज हम मान सकते हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है अगर फर्स्ट डे यहाँ से स्टार्ट हुई है तो 13 से लेके 15 डेज पर अप्रोक्सीमेटली 14 डे में ओव्यूलेशन होती है। मतलब ओवरी में से, जैसे ये ओवरी थी ना, इसमें से ओवा रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। करवा कौन रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या कराया, ओव्यूलेशन करवाया। यहाँ से, यहाँ ओवरी थी, यहाँ से ओवर रिलीज होके चला गया फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ पे एम्प्यूला में वेट करेगा वो अप्रोक्सीमेटली 2 डेज तक।
कभी कभी 2 डेज मानते हैं, 24 आवर्स। 24 आवर्स तक तो पूरा वायबल रहता है, लेकिन 48 आवर्स मतलब 3 डेज तक वो वहां पे वेट करता है ताकि स्पर्म आए और मिक्सिंग हो। ठीक है, वेट करेगा। हम कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। ठीक है, तो इस फेज में यही चीज होगी, ओव्यूलेशन होगी, ओवा जो है वेट करेगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई ओवा वहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 1 या 2 दिन का ही फेज होता है, 1 से 3 दिन का मान लो, 3 दिन का ही फेज मान लेते हैं। उसके बाद ये जो ल्यूटियल फेज है 10 से 12 दिन तक रन करता है। इस फेज में क्या होता है, जो यहाँ से ग्राफियन फॉलिकल, एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल बचा था वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट होगा, कॉर्पस ल्यूटियम, जो एक येलो कलर की बॉडी होती है। अब वो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा कॉर्पस ल्यूटियम का क्या काम है, ये देखो मैंने लिखा एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल चेंज हो जाएगा किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक येलो कलर की बॉडी है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन को रिलीज करेगी। ठीक है, कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्ट्रोन। नो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ना लुटिनाइजिंग हार्मोन है, नया हार्मोन है प्रोजेस्ट्रोन। प्रोजेस्ट्रोन को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। अब प्रोजेस्ट्रोन क्या करता है, प्रोजेस्ट्रोन जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम ने स्क्रीट करना शुरू किया, वो सबसे पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन को इनहिबिट, उनको रोकना शुरू कर देगा। ठीक है, उनको रोकेगा और उसके बाद ये जो एंडोमेट्रियम थी उसकी और थिकनिंग करवाएगा। अब थिकनिंग क्यों हो रही है, ये सारा प्रोसेस क्यों हो रहा है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को लग रहा है कि अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाए तो यहाँ बेबी को आराम से इम्प्लांट किया जा सके, बेबी को संभाला जा सके। अपनी वर्डिंग में हम बोल सकते हैं इम्प्लांट जो है, इसका एग्जैक्ट वर्ड है, जो यहाँ से जाइगोट आएगा यहाँ पे इम्प्लांट हो सके। तो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करवाना शुरू कर देगा कौन, प्रोजेस्ट्रोन। प्रोजेस्ट्रोन को हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्ट्रोन कहाँ से रिलीज हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम से। ठीक है, यहाँ तक हुआ ये फेज। उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं अचीव हुई है, हम वही कंसिडर करके चल रहे हैं कि प्रेगनेंसी अचीव नहीं हुई, तो हमारे पास लास्ट फेज रन करेगा मेंस्ट्रुअल फेज, या जिसको हम ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। ये 3 to 5 डेज या 3 to 6 डेज तक रन करता है। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, हमने लिखा है कि अगर ओवम अनफर्टिलाइज्ड रह गया है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरोन स्क्रीट कर रहा था उसकी डीजनरेशन होना शुरू हो जाएगी। कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजनरेट होना शुरू हो गया, मतलब अल्टीमेटली प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है कम होना शुरू हो गया। अब जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होना शुरू हो गया है, तो जो यहाँ पे एंडोमेट्रियल थिकनिंग हुई थी, अब ये सारी चीजों की रप्चरिंग होना शुरू हो जाएगी। मतलब इसमें क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड है, उन सारी चीजों की क्या होना शुरू हो जाएगी, रप्चरिंग होना शुरू हो जाएगी। रप्चरिंग होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड रिलीज होगा। ठीक है, और ये जो फेज है इसको ब्लीडिंग पीरियड भी बोला जाता है, और ये 3 to 5 या 3 to 6 डेज तक ही रन करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 फेजेस हैं। अब जब ये मेंस्ट्रुअल फेज हो गया, मतलब 3 to 5 डेज का हो गया, दोबारा से हाइपोथैलेमस फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनिशिएट कराएगा, रिलीज करवाएगा। तो ये फिर पूरा इसी तरह साइकिल रिपीटेडली रन करता रहेगा। अगर क्या होता है कि ओव्यूलेशन यहाँ हुई तो प्रेगनेंसी अचीव हो गई, प्रेगनेंसी अचीव हो गई, मतलब मैरिड फीमेल है, उसमें प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, तो ये फेजेस ये रन करेगा, ये फेज रन करेगा। प्रोजेस्टेरोन जो है वो कंटिन्यूसली स्क्रीट होता रहेगा और एंडोमेट्रियल की थिकनिंग कराता रहेगा। अब जब इम्प्लांटेशन हो जाएगी, जाइगोट आके यहाँ पे इम्प्लांट हो गया, जब जाइगोट इम्प्लांट हो जाएगा ये फेज तो फिर बिल्कुल रन ही नहीं करेगा, ये फेज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम भी तो हमेशा रहेगा नहीं। कॉर्पस ल्यूटियम तो ऐसा नहीं है कि वो 9 मंथ तक रहे, नहीं, 9 मंथ तक बिल्कुल भी नहीं रहता। जब यहाँ आके बेबी इम्प्लांट हो जाता है, प्लेसेंटा डेवलप होना शुरू होता है, प्लेसेंटा फिर प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करता है। ठीक है, प्लेसेंटा क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करेगा ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 फेजेस हैं, इन फेजेस को अच्छे से समझ लेना, जहां से कोई भी कंफ्यूजन हुई मुझे पूछ लेना। ठीक है, तो 4 फेजेस याद रखने, फॉलिक्यूलर, ओव्यूटरी, ल्यूटियल और मेंस्ट्रुअल। पहले में एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा होगा, दूसरे में एलएच ज्यादा होगा, तीसरे में प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होगा, और चौथे में सारे के सारे हार्मोन्स का लेवल डिक्लाइन हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लेना, और कंफ्यूजन हुई तो मुझे पूछ लेना। अच्छा, आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में ना ये डायग्राम बनानी है, एक ये सर्कल बनाना जिसमें 1 से लेके 28 डेज तक आपने मेंशन करना है। 1 से 4 या 1 से 5 आ जाएगा मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, उसके बाद 14 डेज तक आ जाएगा फॉलिक्यूलर फेज,
14 और 15 2 दिन भी रख सकते हो, 1 दिन भी रख सकते हो ओव्यूलेटरी फेज, और जो बाकी बच जाएगा ल्यूटियल फेज। ये पूरा आपने इसी तरह सर्कल बनाना है, ठीक है। ये डायग्राम बनानी है। उसके बाद ये ग्राफ और ये वाले डायग्राम जरूरी है। देखो इस ग्राफ में आपने ये पीक वाला बनाना है। मैंने स्टाइल पे लिखा है सबसे ये वाला पीक वाला 14 डेज पे जो सबसे ज्यादा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनिशियल डेज में जो सबसे ज्यादा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ओव्यूलेशन के बाद जिन हार्मोन्स का लेवल रेज होता है, एक हमारे पास प्रोजेस्टेरोन है, एक हमारे पास एस्ट्रोजन है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आपने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनिशियल में ज्यादा है, ल्यूटिनाइजिंग 14 डे में जाके ज्यादा होता है, और जो 2 हार्मोन है इनिशियल डेज में कम होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये 14 डेज के बाद इंक्रीज होना शुरू करते हैं, ठीक है। उसी के साथ आपने ये डायग्राम बनानी है। सबसे पहले ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यहाँ पे भी देखो ये पीक मैंने बनाई है किसकी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की 14 डेज पे। ये हमारे पास पिट्यूटरी हार्मोन है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हमारे पास ओवेरियन हार्मोन्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो एंडोमेट्रियम, यूट्राइन, यूट्रस में एंडोमेट्रियम की थिकनिंग होती है ना, बाकी तो किसी चीज में भी नहीं होती। जैसे कि ये डायग्राम थी हमारे पास इस तरह से, यहाँ पे ये फेलोपियन ट्यूब्स है, ठीक है। यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो ये यूट्रस की थिकनिंग होती है, तो ये एंडोमेट्रियम की थिकनिंग मैंने बताई हुई है। तो ये फॉलिकल्स की मैच्योरेशन, प्राइमरी फॉलिकल है ये, ग्राफियन फॉलिकल मतलब मैच्योर हो गया, ओवम रिलीज हो गया, ओवम रिलीज होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है, ठीक है। ये आपने इवेंट बताना है। और ये एंडोमेट्रियम की थिकनिंग, ये स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे ना इस तरह से आप ये शो कर सकते हो ब्लीडिंग फेज, ऐसे आप शो करते हो ब्लीडिंग फेज शो कर सकते हो 4 दिन। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता देखो एंडोमेट्रियम थिकनिंग इंक्रीज होना शुरू हुई है, रेज हो रही है, और फाइनली यहाँ तक रेज है, दोबारा से ये बारी ब्रेक हो जाएगी। ये फेज आप इसी तरह शो कर देना, मेंस्ट्रुअल फेज, यहाँ पे ब्रेकेज हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है 1 से लेके 5 डेज तक, ठीक है। ये आ जाएगा मेंस्ट्रुअल फेज। देन उसके बाद ये फॉलिकुलर फेज, ये आ जाएगा ओव्यूलेटरी जहाँ पे ये पीक है सेंटर वाला। उसके बाद अगला फिर आ जाएगा ल्यूटियल फेज। तो ये 2 डायग्राम्स बनानी भी जरूरी है आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में।